नमस्कार मित्रों, पहले मैं आपको मेरे से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम गगन सिंह मीना है। सीएसई 2021 में मेरी एआईआर 592 थी और मुझे आईपीएस सर्विस अलॉट हुई है। इसके अलावा मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी बीएचयू वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग में किया है, जिसमें मेरा इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री थी, बीटेक और एमटेक। 2018 में पास आउट हूँ और ये मेरा यूपीएससी में तीसरा अटेम्प्ट था। इसके बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चन की लिस्ट है। पहले मैं उन क्वेश्चनों को एक बार आंसर कर देता हूँ। उसके बाद आपके जो भी डाउट होंगे, उन सारे डाउटों को एक बार ले लिया जाएगा और उसके बाद उन सारे जो क्वेश्चन हैं, उनको भी आपको बताऊंगा। यूपीएससी की जर्नी मैंने 2018 में दिल्ली में आया। दिल्ली में आने के बाद मैंने जनरल स्टडीज़ की कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैं सेल्फ स्टडी को ऑप्शन मैंने चुना कि सेल्फ स्टडी ही सबसे अच्छा माध्यम है जिससे इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स के लिए मैं 4-5 महीने कोचिंग गया था। उसके बाद की जो स्टडी थी, वो मैंने सेल्फ स्टडी के द्वारा ही की थी। जो मैं पहला अटेम्प्ट दिया था 2019 में, उसमें मेरा प्रीलिम क्वालीफाई, मेंस क्वालीफाई और इंटरव्यू तक मैं पहुँचा था, लेकिन 20-22 लगभग जो मार्क्स थे वो मेरे कम रह गए थे। 2020 में भी मैंने मेंस दिया और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोविड भी हो गया था और तो कोविड में मैं घर चला गया था। तो उस वजह से जो मेरी जो पढ़ाई की थी, जो कंटिन्यूटी खत्म हो गई थी। तो मेरा 2020 का मेंस क्वालीफाई नहीं हो पाया था और 2021 में मैंने इस एग्ज़ाम थी, सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2021, उसको क्वालीफाई किया है। इसके अलावा जो प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, ये क्वेश्चन ज़्यादातर एस्पिरेंट का रहता है। तो प्रीलिम्स की तैयारी में जो एक बुक लिस्ट होती है, वो लगभग सबकी सेम ही बुक लिस्ट होती है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ना है। इकोनॉमी के लिए मैंने जो मरनाल सर थे, उनके वीडियो देखे थे और उनके नोट्स पढ़े थे। ज्योग्राफी के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ा था, जो नई वाली एनसीईआरटी है उनको मैं पढ़ा था। इसके अलावा ज्योग्राफी में जो मरनाल सर का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर एक आईआरएस मैम थी, तो उन्होंने कुछ वीडियो थे, उनके वो वीडियो देख के जो मेरे कॉन्सेप्ट थे वो लगभग क्लियर हो गए थे। जो जीएस के अलग-अलग पेपर है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4, इनकी थोड़ी जो तैयारी होती है, प्रीलिम की तैयारी से थोड़ा हटके होती है। इसकी तैयारी में जैसे जीएस 1 में हमें जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड हो जाती है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आप उस तरीके से पढ़ें कि कितना उसका कॉस्ट बेनिफिट है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, कभी-कभी वो क्वेश्चन भी नहीं रहता, जैसे इस बार की मेंस एग्ज़ाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो आप उसको उतना ही टाइम अलॉट करें जितना टाइम उसके लिए इम्पोर्टेंस है। जैसे मैं उसको रेगुलर नहीं पढ़ता था, जब एग्ज़ाम होती थी तो 1 या 2 दिन उसको वर्ल्ड हिस्ट्री को देख लिया। इसके बाद इसमें हिस्ट्री आती है, तो हिस्ट्री का हम पहले सिलेबस देखें कि यूपीएससी ने सिलेबस में कौन-कौन सी टर्म डिफाइन की हुई है। एज़ ए एग्ज़ाम्पल जैसे हम जो आर्ट एंड कल्चर है, उसमें लिखा हुआ है एक आर्किटेक्चर और कुछ साहित्य की चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम इन सारे टॉपिकों को ऊपर ध्यान नहीं देते और इन सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यूपीएससी ने सिलेबस में कौन-कौन सी टर्म डिफाइन की है। तो जो हमने प्रीलिम के लिए, हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, वही हमें मेंस के लिए भी पढ़ना है। इसके अलावा जीएस 1 में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सोसाइटी का टॉपिक है। सोसाइटी में यूपीएससी ने जो सिलेबस में काफ़ी टर्म डिफाइन की हुई है, जैसे ग्लोबलाइज़ेशन है, रीजनलिज़्म है, वुमेन एम्पावरमेंट है, सोशल एम्पावरमेंट है। तो इस टाइप की जितनी भी टर्म दी हुई है, उन सारी टर्मों के हमारे पास डेफिनेशन हो और उनका शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जो सोसाइटी में एक सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, हमें करंट की जो फैक्ट है या फिर करंट के कुछ एग्ज़ाम्पल है, उन एग्ज़ाम्पलों के साथ उनको वेरीफ़ाई करना। क्योंकि जो सोसाइटी का लगभग सबको ही पता होता है कि क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट भी होते हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन ज़्यादातर मार्क्स हम सोसाइटी में तभी मिल सकते हैं जब हमारी जो हमने मेंस एग्ज़ाम में लिखा है, वो करंट के साथ अपडेट हो, उसके अंदर फैक्ट हो, डेटा हो, कमेटी की रिपोर्ट्स हो।
GS1 में ज्योग्राफी में हमने जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वही पढ़ना है। इसके अलावा जैसे इंडस्ट्री लोकेशन है, बर्ड हिस्ट्री है, रिसोर्स है, वाटर है, और जितने भी सारी जो इवेंट्स होते हैं, उन सारे इवेंट्स को भी हमको इसमें पढ़ना है। ऐसे ही GS2 के अंदर भी हमें पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम 1 साल के जो करंट अफेयर के जो मेन इवेंट हुए हैं, अगर उनको हम पढ़ लेंगे तो ये भी पेपर अच्छे से हो जाएगा। GS2 में अच्छे मार्क्स लेने के लिए हम जैसे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, या फिर कोई कमेटी है, गवर्नेंस में हम जैसे सेकंड ARC है, NCRWC है, इनकी सारी जो रिकमेंडेशन है, उन सारी रिकमेंडेशनों का यूज़ हमें करना चाहिए, क्योंकि इनसे जो मार्क्स है, वो और बढ़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। GS3 का में काफ़ी सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में यूपीएससी ने सिलेबस में दिया हुआ, जैसे पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर पीएफआई है, सब्सिडीज़ है, इन सब के ऊपर हमारे नोट्स होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर गलती हम ये कर देते हैं कि हम पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, 1 या 2 किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन यूपीएससी ने कौन-कौन सी टर्म सिलेबस के अंदर डिफाइन की हुई है, उन सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो उनसे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार क्वेश्चन पीडीएस का आ गया था, या फिर फार्मर है, ई-टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ होती है। इसमें एक सिक्योरिटी का टॉपिक है। सिक्योरिटी से लगभग 50 नंबर का मेंस एग्जाम में GS3 में पूछा जाता है। तो सीसॉट तो सिक्योरिटी का सिलेबस भी काफ़ी कम है। इसके साथ हमें सिक्योरिटी के जो मेन टर्म यूपीएससी ने सिलेबस में दी हुई है, उन सब के हम नोट्स बना लें, उन सबको हम करंट से अपडेट कर दें। और सिक्योरिटी में हम जैसे वैल्यू एडिशन के लिए हम भारत का मैप बना सकते हैं वहाँ पे, कि सिक्योरिटी में भारत की जो नॉर्थ ईस्ट है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म है, या फिर हमारा जो सी सिक्योरिटी है, इन सब के साथ। ऐसे ही GS4 में एथिक्स में भी हम जितना भी एसएससी का सिलेबस है, उन सिलेबस के हमारे पास कीवर्ड हो, एग्ज़ाम्पल्स हो, कमिटीज़ की कुछ रिकमेंडेशन हो, तो इन सब के साथ हम ऐड करके इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे अभी आंसर राइटिंग के बारे में मैं फिर से और थोड़ा डिटेल्स में और बताऊँगा। तब तक जैसे आंसर राइटिंग में मैं अपने कुछ आंसर का जो सैंपल है, जो एथिक्स है, उसमें अभी आपको इसमें मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन हो सकती है। जैसे मेरा मीडियम हिंदी मीडियम था, तो एथिक्स में जैसे केस स्टडी होती है, तो ये केस स्टडी में हम जो स्टेक होल्डर दिखाने के लिए इस प्रकार का हम एक डायग्राम बना सकते हैं केस स्टडीज में। इससे क्या है, स्टेक होल्डर एक एक क्वेश्चन में इस टाइप का डायग्राम बना दिया, अगले क्वेश्चन में हम दूसरे टाइप का डायग्राम बना सकते हैं, जैसे हम इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो इस यहाँ पे मैंने स्टेक होल्डर लिख दिया, फिर मैंने कौन-कौन से इसमें स्टेक होल्डर थे, उन सबको इसमें दिखा दिया। कुछ क्वेश्चनों में ऐसे कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में इस स्टेक होल्डर को दिखाने के लिए हम इस प्रकार के डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जो काफ़ी सारे टॉपर्स होते हैं, उन टॉपर्स की जो कॉपी होती है, उन सबसे ये मैंने सीखा था कि इस प्रकार के हम डायग्राम अलग-अलग क्वेश्चन में अलग-अलग बनाएँगे। तो इससे क्या एग्ज़ामिनर का भी अटेंशन जाता है और हमारे मार्क्स बढ़ने की भी ज़्यादा संभावना रहती है। और आंसर राइटिंग में एथिक्स में आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल आप एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 था, उसको मैंने केस स्टडी में भी यहाँ पे यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम यूज़ करते हैं, तो इससे जो मार्क्स है, उनके बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। और एथिक्स में इसके साथ हम जो केस स्टडीज़ में एग्ज़ाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ रिकमेंडेशन है, बेस्ट प्रैक्टिस है, तो इन सारी चीज़ों का और कुछ कीवर्ड होते हैं। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कहीं भी क्वेश्चन आए, तो पहले से हमें ये हिंट होना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमें 3 पी का लिखना ही है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। अगर ये तीनों चीज़ बिज़नेस के अंदर होगी, तभी कोई बिज़नेस है और ज़्यादा सस्टेनेबल हो पाएगा। इसके अलावा जैसे कंपनसेट कैपिटलिज्म है, ये न जो नारायण मूर्ति था, उनका ये कॉन्सेप्ट था। तो ऐसी चीज़ों को हम हमारे एक जो आंसर है, उसमें उपयोग करेंगे, तो इससे मार्क्स बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा अधिक संभावना रहती है। इसके साथ ही अगर कोई क्वेश्चन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है, अगर उसमें जो 2013 का जो एक्ट है,
कंपनीज़ एक्ट, अगर उसमें उसका मेंशन भी नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन में ये मेंशन करने की ज़रूरत है कि सीएसआर का भारत में लीगल भी सीएसआर को किया हुआ है और ये इस एक्ट में ये सारी चीज़ों का प्रावधान है। तो इन सारी चीज़ों का, जैसे कुछ कमेटी का क्वेश्चन है, सिविल सर्विस वैल्यूज़ के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो सेकंड एआरसी है, नोलन समिति है, इन सारी समितियों का उपयोग करने से हमारे एक-एक क्वेश्चन में लगभग 0.5 मार्क्स पड़ने की अधिक संभावना रहती है। अब कोई भी क्वेश्चन, जैसे मेरा इंटीग्रिटी का क्वेश्चन आता था, तो मैं इंटीग्रिटी को डिफाइन करता था कि मनसा, वाचा और कर्मणा। मतलब जैसे हम सोचते हैं, वही हम कार्य करते हैं और वही हमारी करनी रहती है। तो इन सारी चीज़ों से जो आंसर है, वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है और उससे जो एग्ज़ामिनर है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन जाता है। अब एक सीसैट की भी समस्या आती है कि आजकल जो सीसैट का पेपर है, वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी आने लग गया और जो क्वेश्चन है, वो काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं कि जिनका सीसैट ना होने की वजह से भी वो क्वालीफाई नहीं हो पाते हैं। इसलिए जैसे मुझे सीसैट में इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, क्यों, मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। लेकिन फिर भी जिनको सीसैट में दिक्कत होती है, मेरी उनके लिए यही एक राय है कि आप जो यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन सीसैट में पूछे हैं, उनको एक बार एनालाइज़ करें। क्योंकि काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं कि जहाँ से यूपीएससी रेगुलर क्वेश्चन पूछती है। एक बार आप उनको देख लें कि किन-किन एरिया से यूपीएससी के द्वारा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप किसी भी प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ले सकते हो। बुक का मुझे इतना उसके बारे में आइडिया नहीं है कि कौन-सी बुक सीसैट के लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन आप यूट्यूब पे किसी भी टॉपर्स का ये देखोगे कि सीसैट में हमें कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए, तो वो आपको ईज़िली मिल जाएगी। मेरा मानना यही है, अगर किसी को लगता है कि सीसैट में वो रह सकते हैं या फिर सीसैट उनका क्वालीफाई नहीं होगा, तो आप डेली बेसिस पे 1 या 2 घंटे रोज़ सीसैट को दीजिए। सीसैट का भी आजकल जो यूपीएससी का पैटर्न हुआ है, उसमें सीसैट का काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंस हो गया है। अगर हमारा सीसैट ही क्वालीफाई नहीं होता है, तो फिर जो जीएस के पेपर में हमारे कितने भी मार्क्स आए, उनका कोई भी रिलेवेंस नहीं रहेगा। इसलिए डेली बेसिस पे आप सीसैट के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। इसमें ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो पैसेज के हो, रीज़निंग के हो या मैथमेटिक्स के हो, इन सारे क्वेश्चनों को हम अच्छे से एनालाइज़ करें कि यूपीएससी की लैंग्वेज किस प्रकार की रहती है और उसके आधार पे हम रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करें। मेंस में एक पेपर ऐसे का होता है, बाकी ऐसे की तैयारी, आप जब जीएस की तैयारी करते हैं, तो उसी के साथ ऐसे की भी आपके साथ तैयारी होती जाती है। जैसे जीएस 1 में आपने सोसाइटी पढ़ा, जीएस 2 में आपने गवर्नेंस या पॉलिटी पढ़ा, जीएस 3, जीएस 4 एथिक्स। तो इन सारी चीज़ों का कंबाइन से हमारे ऐसे लगभग तैयार हो जाता है। लेकिन पिछले जो 2 साल में है, यूपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि जो फिलोसॉफिकल टॉपिक है, उनके ऊपर लगभग ज़्यादा ऐसे पूछे जाते हैं। इसलिए जब आपने जो तैयारी में 4-5 महीने अगर पढ़ लिए हो आप, तो उसके बाद आप ऐसे के जो टॉपिक है, उनके ऊपर थोड़ा सोचना स्टार्ट कर सकते हैं कि इस ऐसे में कौन-कौन सी डायमेंशन हो सकती है। क्योंकि इससे जो हमारा सोचने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो और काफ़ी ब्रॉड होगा और हमें जो ऐसे में हमें किस प्रकार का कंटेंट डालना चाहिए, वो भी इससे काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। ऐसे के बाद एक ऑप्शनल का आता है कि मेंस में ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें, तो ये पर्टिकुलर ऑप्शनल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेंथी रहता है। तो मैथमेटिक्स में रहती है कि इससे जो जीएस के पेपर है, उनके साथ हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे मेरे केस में मेरा तो 2020 और जो 2019 था, उसमें मेरा ना होने का एक रीज़न ये भी था कि मैं मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम देता था, तो उसकी वजह से मेरा जीएस से लगभग कंप्रोमाइज़ होता था। आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऑप्शनल का भी उतना ही वेटेज लगभग रहता है। अगर ऑप्शनल में हमारे अच्छे मार्क्स हैं, तो हम अच्छे रैंक भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शनल चूज़ करने का, जैसे काफ़ी स्टूडेंटों का ग्रेजुएशन में कौन-सा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर पहले देखें कि ग्रेजुएशन में उनका कौन-सा सब्जेक्ट था, उसके आधार पर वो ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे काफ़ी स्टूडेंट इंजीनियरिंग वाले होते हैं, उनका ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट या तो यूपीएससी में ऑप्शनल नहीं होती है और होती भी है तो उनका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इस केस में हम कुछ 15-20 दिन या लगभग 1 महीने हम 1 या 2 ऑप्शनलों को डिसाइड कर लें कि इन ऑप्शनल
में से हमको किसी एक ऑप्शनल को लेना है, 3 ऑप्शनलों में से उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले एक बार कि किस टाइप के यूपीएससी का पैटर्न है, कितना उनका सिलेबस है, तो उस आधार पे आप ऑप्शनल का चयन कर सकते हैं। बाकी ऑप्शनल में हमें ये क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड में है, किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में खराब मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि सारे ऑप्शनलों में ही अच्छे मार्क्स भी आते हैं और सभी ऑप्शनलों में खराब मार्क्स भी आते हैं। इसलिए आपकी ज़्यादा रुचि किस ऑप्शनल में है, किस सब्जेक्ट में है, किस सब्जेक्ट को आप पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो, उसी सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल लीजिए, तो आप ऑप्शनल की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इंटरव्यू और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसकी तैयारी कैसे करें, एक क्वेश्चन ये भी रहता है। इसमें बाकी यूपीएससी के लिए जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसकी तैयारी मेंस के बाद ही ज़्यादातर की जाती है। बाकी उससे पहले कि हमारी कोई हॉबी नहीं है, मैक्सिमम केस में काफ़ी लोगों की पर्टिकुलर हॉबी नहीं होती है। तो ऐसे केस में वो कुछ अपनी हॉबी डेवलप कर सकते हैं। ये तभी करें जब आपने एक बार मेंस दे रखा हो। अगर आप प्रीलिम अभी तक प्रीलिम ही देने वाले या फिर एक बार भी आपका प्रीलिम भी नहीं हुआ है, तो आप इसमें ज़्यादा सोचने में अपना जो टाइम है, वो व्यर्थ ना करें कि हमारी कोई हॉबी नहीं है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कुछ नहीं रही है। पहले आप प्रीलिम पास करो, मेंस पास करो और उसके बाद इंटरव्यू और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसके ऊपर सोचो। अगर आपने मेंस दिया हुआ है और फिर आप इसको लेकर श्योर है कि आपका मेंस में क्वालीफाई हो जाएगा, तो तब तक रिज़ल्ट आता है, तब तक आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और अलग-अलग इश्यूज़ के ऊपर अपनी राय बना सकते हैं। बाकी इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट की कोई फिक्स तैयारी तो होती नहीं है। इसमें हमा जितने भी आस-पास देश के, विदेश के स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी मुद्दे अभी चल रहे हैं, ये जो करंट में है, और हम नोट्स प्रिपेयर कर लें। उसके अलावा हमारे खुद के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट है, हमारा होम स्टेट पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन वाली सारी सब्जेक्ट हैं। इन सब के ऊपर तैयारी करने की ज़रूरत होती है। तो इसकी तैयारी में अलग-अलग सेक्टर में हम बाँट सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमारी मेंस क्वालीफाई हो और उसके बाद हमें पर्सनैलिटी की और इंटरव्यू की तैयारी करें, जो कि लगभग सारे केसों में हो जाती है। एक क्वेश्चन इसमें था कि कौन-कौन सी बुक लिस्ट थी, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि बुक लिस्ट ये थी। हाँ, यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है इसमें सबसे बड़ी रहती है कि आंसर राइटिंग, कि आंसर राइटिंग हम कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कब हम अच्छा आंसर लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग आप पहले दिन तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकते कि आपने बिल्कुल तैयारी की है और आपने तैयारी की है, आपको लगभग 1 या 2 महीने हुए हैं। तो उस केस में आप जो आंसर राइटिंग है वो करना थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि सीधा पढ़ के और उतारना या फिर रट के फिर से उसको लिख देना, वो कोई आंसर राइटिंग नहीं होती। पहले आप 4-5 महीने एक बार पढ़ लो। 4-5 महीने पढ़ने के बाद आपने जितना भी पढ़ा है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी के ज़्यादातर केस में यूपीएससी के हम जो पीवाईक्यू हैं, उनको भूल जाते हैं। उनको देखें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों की लैंग्वेज कैसी होती है, करंट अफेयर से वो कितने रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हम डेली बेसिस पे 1 या 2 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। हो सकता है जैसे शुरू में मैंने आंसर राइटिंग एक जब मैं यहाँ पे आया था तो 1 या 2 क्वेश्चन मैंने लिखना स्टार्ट किया था। कभी 1 क्वेश्चन लिखने में आधा घंटे भी लगता था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के बाद आप आपके 1 या 2 फ्रेंडों का सर्कल बना लें कि वो भी इसके प्रति सीरियस हो, कि वो भी डेली आंसर लिख रहे हो। जैसे मेरे केस में मेरे 2 दोस्त थे, उनके साथ हमने ग्रुप बना लिया था कि हमें डेली आंसर लिखना है। एक-दूसरे को हम पोस्ट करते थे, फिर उसमें क्या और वैल्यू एडिशन हो सकता है, क्या आंसर राइटिंग में और सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाएँ कि जो भी आंसर राइटिंग के प्रति सीरियस हो। आप शुरू में डेली आंसर राइटिंग करें, उसके बाद आप 2 क्वेश्चन लिखें, फिर 3 क्वेश्चन, ऐसे ही डेली बेसिस पे फिर 4-5 क्वेश्चन तक आप कर सकते हो। लेकिन आप 1 या 2 क्वेश्चन अगर डेली बेसिस पे लिखते हो, तो वो भी काफ़ी सफिशिएंट है। उसके बाद आपका एक बार सिलेबस हो जाए एक सब्जेक्ट का, तो फिर आप यूपीएससी के जो पेपर है, उनका भी एक बार सॉल्यूशन कर लें। उनका सॉल्यूशन पढ़ने की बजाय उनको लिख के देखें कि वो किस टाइप से हम लिख सकते हैं, और उसके अलावा उनका मॉडल आंसर देख लें कि हम इसमें क्या और सुधार कर सकते हैं।
इसके अलावा किसी भी कोचिंग में हम टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं और टेस्ट वहाँ पे जाके हम टेस्ट लिख लें फिर। इससे क्या जो 3 घंटे के अंदर जो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस है, वो भी और अच्छे ढंग से हो जाती है। जो यूपीएससी की तैयारी में जैसे क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इम्पोर्टेंस रहता है। तो मैं मानता हूँ कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। उनका न केवल प्रीलिम में बल्कि जो मेंस एग्ज़ाम है उन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्रीलिम में काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन रिपीट होने लग जाते हैं। जैसे इस साल लगभग 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपीएससी ने 2 या 3 साल पहले पूछे हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आपने क्वेश्चनों को पूरा रट लिया, फिर याद कर लिया। हमें क्वेश्चनों का ट्रेंड समझने की ज़रूरत है कि यूपीएससी किस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछती है। जैसे एग्ज़ाम्पल में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ है, जैसे ह्यूमन यूएनडीपी है, उसके द्वारा एचडीआई इंडेक्स निकाला जाता है। तो एचडीआई इंडेक्स के हमें जो क्या-क्या इसके प्रोविज़न है, इसमें क्या हमें पढ़ने की आवश्यकता है, तो ज़्यादातर केस में होता है कि इंडेक्स है, वो किस संस्था ने या किस बॉडी ने निकाला है, वो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस चीज़ों में अपना समय खराब ना करें कि इस इंडेक्स में कौन-कौन से और सारी चीज़ थी, कौन-कौन से कंपोनेंट थे। तो ये सारी चीज़ हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी कि यूपीएससी के पेपर को हम अच्छे से एनालाइज़ करेंगे तब। इसके अलावा जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इकोनॉमी में ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स होते हैं और उनको कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाता है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो पहले 2 या 3 साल पहले वो क्वेश्चन पूछा था और उसी का एक लेटेस्ट वर्ज़न फिर से वो क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये सारी चीज़ ऐसे होती है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल सकती है। इसके अलावा यूपीएससी के कुछ क्वेश्चनों की पूछने की जो लैंग्वेज रहती है, वो लैंग्वेज हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से समझने में मिलती है। और जो मेंस एग्ज़ाम में जैसे सोसाइटी है, गवर्नेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ पे हर 2 या 3 साल के बाद यूपीएससी के जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का रिपीटिशन होता है। ऐसे हम देख सकते हैं कि पिछले कई बार सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है यूपीएससी ने। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का हर 1 या 2 साल के बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम उसके ऊपर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर जब सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन आया था, तो उसमें हमें 10 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, उनके नाम लिख के आया था कि जैसे लिज्जत पापड़ है, कुदुमश्री है, जीविका है, आजीविका है, सेवा है। ये सारी चीज़ आप पहले से तैयार होंगी और इस टाइप के आप एग्ज़ाम्पल लिखोगे आंसर राइटिंग के अंदर, तो इससे मार्क्स मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसे ही एनजीओ के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप एनजीओ ने की क्या पॉज़िटिव है, क्या नेगेटिव है, वो तो आपको लिखना ही है, लेकिन कौन-सी एनजीओ ने अच्छा काम किया है, उसको एग्ज़ाम्पल में लिखो। कौन-सी एनजीओ ने अच्छा काम नहीं किया है या कंट्रोवर्सी में रही है, उसका भी आप एग्ज़ाम्पल लिखो। तो ये सारी चीज़ हमें यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है, उनको देखने के बाद पता चलती है कि कुछ ऐसे टॉपिक है कि जहाँ से यूपीएससी फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछती है। प्रेशर ग्रुप हो, सोसाइटी के अंदर जैसे ग्लोबलाइज़ेशन है, इसके ऊपर हर 1 या 2 साल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पढ़ने की बजाय उनको एनालाइज़ करें कि कौन-कौन से सेक्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके आधार पे अगर हम नोट्स तैयार करेंगे, तो फिर हमें जो हमारी एग्ज़ाम के अंदर जो डिलीवरी होगी, वो काफ़ी अच्छे से रहेंगी। और इसमें हम फिर ये कर सकते हैं कि कहाँ पे हमको वैल्यू एडिशन करना है। क्योंकि आंसर में कंटेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके पॉइंट कैसे हैं, उन पॉइंटों में आप डेटा डालते हो, कमेंट्री डालते हो या फिर कोई रिपोर्ट डालते हो या फिर एग्ज़ाम्पल डालते हो। तो ये सारी चीज़ों से जो आंसर राइटिंग है, वो और अधिक अच्छी होती है। इसके अलावा जहाँ भी मैप का स्कोप है, आप वहाँ मैप बना दीजिए। जैसे ज्योग्राफी के लगभग सारे क्वेश्चनों में मैप का स्कोप रहता है। सोसाइटी के क्वेश्चनों में मैप का स्कोप रहता है। तो आप ये सारी चीज़ पहले से तैयार करके रखें कि इस पेपर के लिए मेरी किस प्रकार की रणनीति रहेगी। क्योंकि 2019 और 20 में मैं भी ये गलती कर रहा था कि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ नहीं रहा था। तो 21 में मुझे पता चला कि यूपीएससी के जो अलग-अलग पेपर है उसके लिए अलग-अलग हमें रणनीति बनानी पड़ेगी, कि अगर क्वेश्चन मैं पहले ही सोच के गया था कि क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी में आएगा या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आएगा, तो मुझे पक्का उसमें मैप बनाना है। क्वेश्चन अगर सोसाइटी का आएगा या फिर महिलाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, तो रिसेंट के जो एग्ज़ाम्पल्स है, कमिटीज़ है, इनका मुझे
उसके क्वेश्चन के अंदर डालना ही डालना है। अगर कोई क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो उसमें आर्टिकल कौन-सा है या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो ये सारी चीज़ हमें पहले से ही हमारी तैयार होनी चाहिए कि हमें इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें ये तो पक्का लिखना ही लिखना है। जैसे मैं सोच के गया था कि अगर फेडरलिज़्म का कोई क्वेश्चन आएगा, तो उसके अंदर आर्टिकल 1 और पूंछी आयोग, सरकारी आयोग और एसआर बॉम्बई जजमेंट, ये तो क्वेश्चन के अंदर आना ही चाहिए। तो इस टाइप से आपको आंसर राइटिंग में ये सारी चीज़ आपकी वहाँ पे फिर मदद करेगी। और मैं ये भी बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करने का जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपने आपने याद कर लिया कि ये क्वेश्चन पूछा है, इसका ये आंसर है। उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको एनालाइज़ ऐसे करना है कि यूपीएससी का ट्रेंड किस टाइप के क्वेश्चन का है। जैसे प्रीलिम की बात करें तो अभी जो रिसेंट की जो 1 या 2 तो 3 च 18 के बाद जो प्रीलिम हुई है, उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा या तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर जो कंटेम्परेरी इश्यू है, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो 1 या 2 साल से न्यूज़ में है। काफ़ी बार यूपीएससी कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के मीनिंग के बारे में पूछती है। तो इन सारी चीज़ों को हम फिर एक बार पता होगा हमें, तो वो क्वेश्चन को हमें टिक करने में थोड़ी आसानी रहेगी। पी-वाई-क्यू के द्वारा हम ये भी जो एलिमिनेशन है, हमें ऑप्शन को किस प्रकार से एलिमिनेट करना है। तो इन सारी चीज़ भी हमें जो पी-वाई-क्यू है, वहीं से सीखने को मिलेगी कि अगर हमें एक ऑप्शन पता है, तो उसके बाद भी हम सही तक कैसे पहुँच सकते हैं। जैसे मैं जब एग्ज़ाम देने गया था, तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा काम किया था कि ऑप्शन में आपको कौन-सा 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें आप ये मत ढूँढो कि कौन से सही है। उसमें पहले आप ये ढूँढने की कोशिश करो कि इसमें कौन-सा ऑप्शन गलत है। अगर आपको एक भी ऑप्शन उसमें पता चल गया कि ये 3 स्टेटमेंट थे, इसमें ये स्टेटमेंट गलत है, तो फिर 90% संभावना बन जाती है कि आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। एक क्वेश्चन कोचिंग का भी आता है कि कोचिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूपीएससी की जर्नी में रहती है। जैसे मेरे केस में मैंने जो जनरल स्टडीज़ की तैयारी थी, वो सेल्फ स्टडी की थी, मैं कहीं पे भी कोचिंग नहीं लिया था। क्योंकि मुझे पता था कि जो चीज़ कोचिंग में पढ़ाई जाती है, उसको मैं खुद से पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसको खुद से समझ में नहीं आता है या फिर थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उस केस में आप कोचिंग कर सकते हो। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि आप कोचिंग करना है या फिर कोचिंग नहीं करना है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो, आपको लगता है कि मैं खुद से ही समझ सकता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से भी मैं अपना कुछ रिसोर्स है, वो प्राप्त कर सकता हूँ, तो आप फिर सेल्फ स्टडी की तरफ जाइए। अगर आप खुद के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपको लगता है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उस केस में आप कुछ कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग के ऊपर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएँ। कोचिंग बस हमें एक डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। ले लेकिन इसमें हमें कोचिंग के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड ना रहे। कोचिंग को हमें ऐज़ एक वैल्यू एडिशन के रूप में, ऐज़ ए गाइडेंस के रूप में हम उपयोग करें, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। यूपीएससी की जो जर्नी होती है, उसमें टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ये टेस्ट सीरीज़ अब जीएस के लिए और जो प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्रीलिम में आपको लगभग 30 से 40 टेस्ट तो कम से कम दे लेने चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ों के द्वारा ही हमें काफ़ी सारी जो गलतियाँ होती है, वो गलती पता चलती है। जब मैं प्रीलिम के जो मेरे केस में मैं बता सकता हूँ कि जब प्रीलिम की जब मैं टेस्ट देता था, तो मैं ये देखता था कि मेरी इस पेपर में कहाँ गलती हुई है। काफ़ी बार हम क्वेश्चन को पढ़ने में गलत कर देते हैं, काफ़ी बार हम भरने में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम भरना ही भूल जाते हैं। तो ये सारी गलतियाँ हमें पता चलती है टेस्ट सीरीज़ के द्वारा कि हम कौन-कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, और इन सारी गलतियों के ऊपर फिर हम वर्क करें, तो फिर जो रियल एग्ज़ाम होती है, उस रियल एग्ज़ाम में हमारी इस प्रकार की जो छोटी-छोटी मिस्टेक हो है, जिनको हम सिली मिस्टेक कहते हैं, ये सारी जो मिस्टेक है, उनकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और मेंस तो पूरा ही हमारी आंसर राइटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम टेस्ट सीरीज़ मार्केट से अफोर्डेबल नहीं कर सकते, तो हम फिर काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल है या फिर मार्केट में भी काफ़ी सारी कोचिंगों की टेस्ट सीरीज़ मिलती है। वहाँ से हम टेस्ट सीरीज़ खरीद के रूम पे भी लाके वो सारी टेस्ट सीरीज़ हम दे सकते हैं।
तो टेस्ट सीरीज़ में एक जो सेल्फ ऑनेस्टी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद से ही इवैल्यूएट करते हैं या फिर खुद खुद से ही मार्क्स को जोड़ते हैं और हमें रूम में कोई दूसरा देखने वाला नहीं होता है, तो हम ये इंश्योर करें कि जब हम प्रीलिम की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, तो पूरा 2 घंटे ही उसमें लगना चाहिए। मैं तो कोशिश करता था कि 1 घंटे और 50 मिनट से पहले ही मेरा पेपर खत्म हो जाए और 1 घंटे 50 मिनट होने के बाद मैं अपना पेपर बंद कर देता था करना। तो ये सारी चीज़ हमें इंश्योर करनी ज़रूरी है कि क्योंकि हम जब टेस्ट देते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि हमारे ऊपर यूपीएससी के टाइप का ही एक प्रेशर हो, उसी प्रकार का हमारा माइंडसेट हो और उसी तरीके से हम पेपर करने पूरा बैठे, तभी हम जो टेस्ट सीरीज़ है उसका हमें फ़ायदा मिलता है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का रहता है कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए या फिर नहीं पढ़नी चाहिए। मेरा मानना है कि एनसीईआरटी हमें सारे जो सब्जेक्ट हैं उसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ-कुछ सब्जेक्ट में हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने ज्योग्राफी की अपनी जो प्रिपरेशन थी, वो एनसीईआरटी से ही की थी। बाकी दूसरे सब्जेक्ट की मैं इतनी एनसीईआरटी पढ़ा नहीं था, क्योंकि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना हमें ज़रूरी है। अगर हम एनसीईआरटी के भरोसे रह गए, तो फिर जो या मेंस के क्वेश्चन नहीं हो पाएँगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं हो पाएँगे, इसलिए हम इस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। साइंस में अगर किसी के पास हमारे पास नोट्स है या फिर कहीं लिखा हुआ एक जगह ही मटेरियल है, तो हम सारी एनसीईआरटी की बजाय उन नोट्सों को पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में कुछ एनसीईआरटी लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी तो हिस्ट्री में नहीं पढ़ी थी, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है, उसी स्पेक्ट्रम में काफ़ी अच्छा मटेरियल है, जो एक नोट्स के रूप में भी स्पेक्ट्रम है और उसमें लगभग एनसीईआरटी की जो सारी चीज़ है, उन सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। इसलिए एनसीईआरटी आप उन्हीं सब्जेक्टों की पढ़ें, जिन सब्जेक्टों की इम्पोर्टेंस है। सारी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ के हमें इतना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अब एनसीईआरटी नई पढ़े या फिर पुरानी पढ़े, तो रियली में मुझे तो नई में और पुरानी में वैसे कोई अंतर पता नहीं है कि नई अच्छी है, पर पुरानी अच्छी है। लेकिन जो मैंने ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो नई एनसीईआरटी पढ़ी थी। काफ़ी लोग पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ने की बोलते हैं। आप एक बार देख सकती हो कि कौन-सी इसमें से अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि नई वाली ही इसमें उसमें भी काफ़ी अच्छे से कंटेंट दिया हुआ है। इस एग्ज़ाम की तैयारी में करंट अफ़ेयर हम कैसे तैयार करें, कितने दिन का करंट अफ़ेयर पढ़ें, ये भी एक क्वेश्चन ज़्यादातर एस्पिरेंट के मन में रहता ही है। करंट अफ़ेयर जैसे मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता था कि रेगुलर मेरे से न्यूज़पेपर मैं पढूँ, उसके बाद उसके नोट्स बना लूँ। तो बस न्यूज़पेपर को इतना देखता था कि इसमें कौन-कौन सी न्यूज़ है, आर्टिकल वहाँ पे किस टाइप के लिखे हुए हैं और इनको एग्ज़ाम में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। करंट अफ़ेयर में आप किसी भी एक मैगज़ीन को फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने विज़न आईएएस की जो मंथली मैगज़ीन आती है, उस मैगज़ीन को मैंने फ़ॉलो किया था और मेंस के टाइम पे मैं 365 और जो पीटी के टाइम पे पीटी 365 इनका मैंने अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में यूज़ किया था। बाकी करंट अफ़ेयर लगभग आजकल कंटेम्परेरी इश्यू के रूप में 2 साल तक की पूछने लग गए हैं। लेकिन हम 1 साल की अगर अच्छे से तैयार कर लें, तो वही फिर काफ़ी हो जाती है। करंट अफ़ेयर के लिए हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ें और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हम न्यूज़पेपर में ये देखें कि ये एग्ज़ाम के सिलेबस के किस पॉइंट से है। अभी न्यूज़पेपर पढ़ने का कुछ महत्व रहता है। कि हम अगर न्यूज़पेपर द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर हिंदी मीडियम में दैनिक जागरण हो, अगर हम इन न्यूज़पेपरों को खोल के एक बार बैठ गए, तो फिर 2 या 3 घंटे भी इसमें लग सकते हैं। इसलिए हमें यूपीएससी का जो सिलेबस है, वो सिलेबस पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हमको आइडिया होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तभी हम उस न्यूज़पेपर में से एग्ज़ाम के लिए कौन-सी चीज़ काम आ सकती है, उसको हम तभी उसमें फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ये पता होगा कि यूपीएससी के सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, यूपीएससी ने इस टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में हम देख सकते हैं कल सीओपी 27 हुई थी, तो उसमें कौन सीओपी जितनी भी होती है, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है एनवायरनमेंट में। तो इस चीज़ की क्या आउटकम निकले थे, कौन-कौन से वहाँ पे जो ट्रीटी थी वो साइन हुई थी, कौन-कौन से देश उसमें भागीदार थे। तो इन सारी चीज़ यूपीएससी लगातार इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछती है। तो इन चीज़ों को फिर हम अच्छे से पढ़ सकते हैं।
बाकी नोट्स बनाना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि न्यूज़पेपर के हम नोट्स बनाएँ या फिर नहीं बनाएँ। मैंने तो ऐसे नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन एक काम ज़रूर मैंने न्यूज़पेपर से किया था कि मैं डेली बेसिस पे कुछ एग्ज़ाम्पल और कुछ डेटा वो नोट कर लेता था। मान लो कि आज कोई इस टाइप की न्यूज़ आई है कि उसमें करप्शन से रिलेटेड है या फिर कोई सिविल सर्वेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो उसको आप नोट क कर लो, अपनी एक छोटी नोटबुक हो, उसमें उसको नोट कर लो कि ये सिविल सर्वेंट था, इसने ये अच्छा काम किया था। तो उसको आप एज़ ए इनपुट वैल्यू एडिशन अपनी जो आंसर राइटिंग है, उसमें वो हेल्पफुल हो सकता है। काफ़ी सारे डेटा भी न्यूज़पेपर में आते हैं, तो उन सारे डेटा को आप नोट कर सकते हो। काफ़ी सारी कमेटी सरकार के द्वारा बनाई जाती है। सरकार की स्कीम है, उन स्कीमों के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को छोटी-छोटी चीज़ में नोट कर लेता था। बाकी पूरा नोट्स मैंने कभी न्यूज़पेपर से नहीं बनाए थे। कि कौन-सा न्यूज़पेपर फ़ॉलो करें, ये फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, दोनों ही को ही अच्छा बताते हैं। बाकी मैंने द हिंदू कभी पढ़ा नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस मैं इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस। रेगुलर बेसिस पे तो मैं कोई-सा भी न्यूज़पेपर लगातार फ़ॉलो नहीं कर पाया था। बाकी हिंदी मीडियम में दैनिक जागरण और जो जनसत्ता है, वो दोनों न्यूज़पेपर ठीक है, उनके आर्टिकल्स है और लगभग सारी न्यूज़ उन दोनों न्यूज़पेपरों में कवर हो जाती है। काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मैगज़ीन जैसे योजना, कुरुक्षेत्र है, इसमें पढ़नी चाहिए तो इनको कैसे पढ़ना चाहिए? शुरू में जब मैं भी तैयारी किया था तो मेरे से भी मैं भी काफ़ी जो टॉपर्स है या फिर काफ़ी फ्रेंड है, उन्होंने भी मेरे से बोला था कि योजना, कुरुक्षेत्र ये हमें पढ़ लेनी चाहिए। मैं भी फिर मार्केट से खरीद के लेके आया और मैगज़ीन पढ़ने लगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारा सिलेबस पहले ही पूरा कंप्लीट नहीं है, यूपीएससी ने जितने टॉपिक दिए हुए हैं, वो हमारे तैयार नहीं है और उससे पहले हम ये सारी मैगज़ीन है, इनको पढ़ने में अपना टाइम खराब करें, तो ये फिर टाइम यूज़लेस है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जब यूपीएससी का जो सिलेबस हमारा तैयार है, 1 या 2 मेंस हमने लिखे हुए हैं और फिर हमें लगता है कि हमारे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो उस केस में हम मैगज़ीन के में जो कुछ केस स्टडीज़ रहती है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये हम उसी केस में करें, जब हमने हमारा एक बार सिलेबस अच्छे से हो। यूपीएससी ने अपने सिलेबस में जो-जो टर्म डिफ़ाइन की हुई है, उन सारी टर्मों के ऊपर हमारे पास मटेरियल हो और ये सारी चीज़ हमारी तैयार है, उसके बाद हमें मैगज़ीन पढ़े, तब उस एक मैगज़ीन का कुछ इम्पोर्टेंस हो सकता है। एक क्वेश्चन रहता है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें और कब स्टार्ट करें? ज़्यादातर जो कॉलेज में स्टूडेंट हैं, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्हें ये ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि कब उन्हें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं जब अपने फाइनल ईयर में था, तब मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे यूपीएससी के लिए जाना है, तो मैं फाइनल ईयर के अंदर जो यूपीएससी के लिए जो मेन-मेन बुक होती है, जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत थी, एनसीईआरटी थी, इनको मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था। तो आप भी जब अपनी जो ग्रेजुएशन है, उस ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या फिर 1 साल पहले हो और आपका मन है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर थोड़ा-थोड़ा देख सकते हैं और यही थोड़ा-थोड़ा देखेंगे, एनसीईआरटी के बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब से, अगर आपका मन है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और लगता है, तो फाइनल ईयर में या फिर आपका जो भी 4th ईयर अगर बीटेक है तो 3rd ईयर में स्टार्ट कर सकते हैं और बीए टाइप का है तो आप 2nd ईयर में भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि आप डेली कितने घंटे पढ़ाई की थी? मैंने अपनी जो पढ़ाई थी कभी भी ऐसे नहीं की थी कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है या फिर 12 घंटे पढ़ना है, कभी भी मैं ऐसे घड़ी लगा के नहीं पढ़ता था। मैं बस यही सोचता था कि हम जो टाइम है उसका कैसे ज़्यादा सदुपयोग करें। अगर मैंने जो प्रीवियस डे था उसमें 4 या 5 घंटे मैंने ऐसे ही खराब कर दिए कि जहाँ मैं पढ़ाई नहीं किया या फिर ऐसे जो टाइम था कि उसको मैं बचा सकता था, तो मैं नेक्स्ट डे ये थोड़ा कोशिश करता था कि अपने उस टाइम को मैं थोड़ा कम करूँ और जो उसको पढ़ाई में उसको उपयोग करूँ। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है कि आप कितना घंटे पढ़े, कितना घंटे नहीं पढ़े।
ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली बेसिस पे कितना पढ़ते हो। एक दिन आप 15 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़े। मेरा मानना है कि आप लगातार पढ़ते रहो, जैसे वीक में आप 7 दिन में 6 दिन कंटिन्यूअस पढ़े, 7-8 घंटे आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे, तो इस एग्ज़ाम को आप क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। बाकी जैसे प्रीलिम्स से पहले या फिर मेंस से पहले 1 या 2 महीने पहले आप 10 से 12 घंटे तक भी जा सकते हो, जो कि नॉर्मल केस में हो भी जाता है। एग्ज़ाम के जब 1 या 2 महीने बचते हैं, तो उस इस केस में हमारी जो एफिशिएंसी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है और हमें जो टाइम है, उसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। यूपीएससी की जो तैयारी में मोटिवेशन कहाँ से कैसे कैसे मोटिवेशन को बनाए रखें, काफ़ी सारा डिमोटिवेट होते हैं। एक बार प्रीलिम्स में नहीं हुआ, मेंस में नहीं हुआ या फिर इंटरव्यू में फेल हो गए। ये इस तैयारी की एक सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपको अपना मोटिवेशन बना के रखना है, क्योंकि आप हो सकता है कि पहली बार में आप सक्सेस आपको मिल जाए, लेकिन ऐसा काफ़ी कम ही केस मिलते हैं कि आपको पहली बार में सक्सेस मिल जाती है। इसलिए आप अपने माता-पिता हैं या फिर आपके जो दोस्त हैं, उन दोस्तों से बात करते रहे। आपकी कुछ परेशानी है, उन परेशानियों को उनको बताएँ। तो आपकी जो भी बातें हैं, उनको उनके साथ शेयर करें, तो इससे क्या हमें एक मोटिवेशन मिलता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सफल हुआ हो, कम रिसोर्स से सफल हुआ हो, उनको हम याद रखें। हमारे घरवालों की जो पैसे हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। और ये सोचे कि अभी हम कितना भी स्ट्रगल कर लें, लेकिन जिस दिन हमें सफलता मिलेगी, उस दिन हमारा जो करियर था, वो करियर कितना अच्छा होगा। इन सारी चीज़ों को हम ध्यान रखें, तो इस एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन आता है। मैं भी काफ़ी बार डिमोटिवेट इस एग्ज़ाम में हुआ था, जब 2020 में मेरा जब मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट आने लग गए थे, अब होगा, नहीं होगा, छोड़ देता हूँ। शायद एक बार इंटरव्यू दे लिया था, दूसरी बार मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे सुसाइडल थॉट तक मुझे आने लग गए थे। लेकिन उसके बाद बस मैंने यही सोचता रहा कि जिस दिन अगर मेहनत करता रहूँगा, तो एक दिन सफलता मुझे अवश्य मिलेगी। 2021 का रिज़ल्ट आया, तो जितनी भी सारी मेरी स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल फिर सारी समाप्त हो गई। तो आपको भी यही सोच के मेहनत करनी है कि जिस दिन अगर मेरा सिलेक्शन होगा, तो उस दिन जितनी भी सारी मेरी स्ट्रगल होगी, जितनी भी समस्या रहेंगी, वो समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएँगी। तो आपके सामने काफ़ी सारी चुनौती आएँगी, या फिर परिवार से रिलेटेड हो सकती है, खुद से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कोई और आस-पास की चुनौतियाँ हो सकती है। उन सारी चुनौतियों से हमें खुद को ही लड़ना है और फिर आगे बढ़ते रहना है। इसमें आप डेली बेसिस पे जैसे खुद को मोटिवेट रखने के लिए योगा कर सकते हैं, खुद की परफ़ॉर्मेंस को एनालाइज़ कर सकते हैं। हम दूसरों से कंपैरिज़न ना करें, हम खुद ही के अंदर ही हमें कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर हम जो थे, उससे हम बेहतर बनने की कोशिश करें। और जहाँ से भी हमें कुछ सीखने को मिले, या फिर हमारा जूनियर है, हमारा सीनियर है, टीचर्स है, बाहर है, कहीं से भी हमारे बोला जाता है कि यूपीएससी में हमारे नाक, आँख, कान सारे खुले रहने चाहिए। तो ये सारी चीज़ जब रहेगी, तो अपने आप हमारा मोटिवेशन आने लगेगा, और जो नेगेटिव लोग हमारे आस-पास हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। मैं यही कोशिश करता था कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हो, 1, 2, 3, 4 जितने भी लोग हो, वो ऐसे लोग हो कि जो एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हो, और वो कोई डिमोटिवेट होने वाली बात ना करे। जब मैं मुझे भी लगता था कि इससे मुझे मोटिवेशन के बजाय डिमोटिवेट मिलता है, तो मैं उसका नंबर ब्लॉक ही कर देता था। तो ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, काफ़ी सारी चीज़ छोड़नी पड़ेंगी। और जैसे आप खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ इस प्रकार का लक्ष्य सेट कर सकते हो कि जब मैं अपने कॉलेज से निकला था, तब मैंने ये सोच लिया था कि जिस दिन मेरा यूपीएससी के अंदर लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद ही मैं सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कोई पोस्ट डालूँगा। 4 साल में तक मैंने अपने सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना के रखी थी। ना मैं फ़ेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डाली थी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपनी कोई पोस्ट नहीं डाली थी। तो ये सारा कमिटमेंट आप ले सकते हो, तो इससे आपको जो मोटिवेशन भी मिलता है कि यार मुझे अपना सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के बाद अपने सिलेक्शन की जो खुशखबरी है, वो मैं सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ वो सारी चीज़ शेयर करूँगा। तो ये मोटिवेशन आपको कोई दूसरा लोग के द्वारा नहीं मिलेगा, सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरे लोगों से, यूट्यूब से, या फिर कहीं जो टॉपर्स है, या फिर जो
दूसरे लोग हैं, उनसे आप मोटिवेट 1 या 2 दिन के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन होगा, हमारे अंदर ये होगा कि यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद हम क्या बनेंगे, तो उस टाइप का मोटिवेशन हमारे अंदर होगा। ये मोटिवेशन होगा कि जब हमारे घरवाले हमारे नाम से जाने जाएँगे, तो ये सारे मोटिवेशन ऐसे होते हैं कि ये हमें इस एग्ज़ाम में जो सारे स्ट्रगल है, उनसे आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करते हैं। ज़्यादातर एक क्वेश्चन रहता है कि सोशल मीडिया का यूज़ हम कैसे करें? मेरा तो मानना ये है कि आप सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखें, वही थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल 1-2 घंटे या 3 घंटे कैसे निकल गए, ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पे है, तो आप इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उनको आपने फ़ॉलो कर लिया और उनके नोटिफ़िकेशन आपने ऑन ऑन कर लिए। काफ़ी सारी कोचिंग भी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहती है, तो उनके काफ़ी सारे पेजेज़ होते हैं। करंट अफ़ेयर की न्यूज़ वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप फ़ॉलो कर लें, तो आपकी जो स्क्रीन होगी, उनके ऊपर यही सारी स्क्रीन दिखाई देगी और आप फिर उनको देखेंगे, तो हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको बाद में याद रह जाए। बाकी तो सोशल मीडिया से थोड़ी दूर ही रहे एग्ज़ाम के टाइम में, वही काफ़ी अच्छा है। तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए, ऑफ़लाइन करनी चाहिए, डिपेंड करता है कि हम अगर कोचिंग ऑनलाइन लेते हैं, तो ऑनलाइन भी ठीक है। अगर किसी को लगता है कि ऑफ़लाइन करनी चाहिए, तो ऑफ़लाइन भी कर सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इसमें हमें ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ जैसे यूट्यूब पे अगर हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उन चीज़ों को हमने सर्च कर लिया, तो वो हमने ऑनलाइन पढ़ ली। बाकी जो कुछ बुक होती है या फिर करंट अफ़ेयर की मैगज़ीन है, उनको हम ऑफ़लाइन पढ़े तो थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में जो काफ़ी सारी चीज़ है, उनसे डिस्ट्रैक्शन होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए आप हमारी जो तैयारी है, वो हाइब्रिड मोड में रहने दें कि हम ऑनलाइन भी कुछ-कुछ पढ़ लें और ऑफ़लाइन भी पढ़ लें। तैयारी के लिए दिल्ली आना ज़रूरी है या फिर नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि दिल्ली में आके आपको सारी चीज़ मिल जाएँगी। अगर आप घर रह के भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, आपके पास घर पे अच्छा पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, तो आप घर भी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में आजकल जो सारी चीज़ है, देश के किसी भी कोने में उपलब्ध है। अगर आप कोचिंग करना चाहते हो, तो कोचिंग भी आजकल ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी आप सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल भी घर तक कोरियर हो जाता है। इसलिए ये हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आस-पास का हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। अगर घर में एनवायरनमेंट अच्छा है, घर पे अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, तो वो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ खाना भी मिलेगा, घरवालों के साथ हम सारी बात अच्छे से भी रह पाएँगे। एक क्वेश्चन कि मैप समझ नहीं आता कि मैप में क्या करें? मैप ज़्यादातर यूपीएससी के जो प्रीलिम एग्ज़ाम है, उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैप एक दिन में हम तैयार नहीं कर सकते। जैसे मेरे पीछे मैंने मैप लगा लिया था, इंडिया का मैप है, इधर मैंने वर्ल्ड का मैप लगा रखा है। तो डेली बेसिस पे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कोई भी ऐसी न्यूज़ है जो अभी न्यूज़ में रहती है। जैसे एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप अभी कतर में हो रहा है। तो हम क न्यूज़ पे उसमें मैप में देखें कतर कहाँ पे है, कतर के आस-पास कौन-कौन सी कंट्रीज़ है, कौन से यहाँ पे माउंटेन है, कौन सी रिवर यहाँ बहती है, कौन-कौन से ग्रुप है, उनका कतर भाग है। तो ये सारी चीज़ हम डेली बेसिस पे हम तैयार होती रहेंगे, न्यूज़पेपर को हम जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर से हम मैप को देखते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ अपने आप तैयार होते ही चले जाएँगे। नोट्स कैसे बनाएँ? तो मैं मानता हूँ कि जो नोट्स है, उनकी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, वो मेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेंस का सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा लेंथी रहता है। फिर जो जीएस 1, 2, 3, 4 और जो एसए के 3 दिन में 5 पेपर होते हैं। रिवीज़न करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और जो यूपीएससी का सिलेबस दिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम नोट्स बना लें, तो हमें एग्ज़ाम में जो रिवीज़न करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और काफ़ी ईज़िली वो सारी चीज़ हो जाती है। बाकी कुछ-कुछ बुक ऐसी होती है, जैसे लक्ष्मीकांत है, वो अपने आप में ही नोट्स है। उसकी हर लाइन में से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो ऐसी जो बुक है, उनके आप नोट्स ना बनाएँ तो शायद वही बेहतर होगा। बाकी एनसीईआरटी के आप कुछ-कुछ एनसीईआरटी के नोट्स बना सकते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं कि वो आप ज़्यादा भूलने की संभावना रहती है, तो उनको आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन नोट्स आप तभी बनाएँ जब आपने एक बुक को कम से कम 3 बार पढ़ लिया हो। क्योंकि पहली बार में अगर आप नोट्स बनाने जाओगे, तो आपको लगभग सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट लगेगी कि ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो उस केस में आप जो भी बुक होगी, उस पूरी बुक को कॉपी कर दोगे।
तो फिर वो नोट्स कहाँ हुआ, वो तो जो बुक थी, उसी बुक का एक कॉपी पेस्ट टाइप का वर्ज़न हुआ। इसलिए आपने कोई बुक 3 या 4 बार पढ़ ली, उसके बाद आपको कुछ टर्म ऐसे लगते हैं कि ये मुझे कम याद रहता है या फिर इसको मैं बार-बार भूल जाता हूँ। तो उनके आप फिर नोट्स बना सकते हैं, तो वो नोट्स काफ़ी शॉर्ट भी होंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे। रिवीज़न तो इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कितना पढ़ते हो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप एक बुक को कितनी बार पढ़ते हो। अगर आप एक सब्जेक्ट की 100 बुक पढ़ लो या फिर एक ही बुक को 100 बार पढ़ लो, तो एक बुक को अगर आप 100 बार पढ़ोगे तो उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप उसको सही कर दोगे। तो इसलिए आप पहले उसको पढ़ो, फिर उसका रिवीज़न करो, फिर री-रिवीज़न करो, फिर उसको लिखो, फिर उसका रिवीज़न करो। तो ये प्रोसेस लगातार चलते रहना चाहिए। रिवीज़न आपका इस प्रकार से हो सकता है, जैसे मैं रिवीज़न करता था कि एक बुक को मैंने पूरा पढ़ लिया, तो उसके तुरंत उसका रिवीज़न कर लिया। 10 या 15 दिन के बाद उसका फिर से रिवीज़न कर लिया, उसका फिर टेस्ट दे लिया। टेस्ट में जहाँ कुछ गलती हुई है, उनको मैंने फिर से बुक में देख लिया कि कहाँ-कहाँ चीज़ मेरी गलती हुई थी, तो उसके आस-पास वाली सारी चीज़ें मैंने देख ली। अगर आप कोई भी टेस्ट देने जाते हो, तो टेस्ट से पहले आपने सेलेक्ट कर लिया कि इस बुक को इतने टाइम में रिवीज़न करना है। तो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बना सकते हो, लेकिन नया पढ़ने से पहले हमने पुराना कितना पढ़ा है, वो हमें कितना याद रहा है, तो उन सारी चीज़ों के लिए रिवीज़न काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक क्वेश्चन था कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें कि भूल जाते हैं। ये सबके साथ ही समस्या होती है, क्योंकि इंसान ये एक बार पढ़ने पे किसी को भी याद नहीं रहता। अगर बार-बार आप उसका रिवीज़न करोगे, 2-3 बार उसका रिवीज़न करोगे, बोल कर कर सकते हो, लिख कर कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको कंफर्टेबल लगे, उस तरीके से आप उसको रिवीज़न कर सकते हो। तो मेरे पास जो क्वेश्चन थे, वो लगभग अभी हो गए हैं। बाकी अपनी तरफ से जैसे कुछ चीज़ जो मैंने एक्स्ट्रा की थी, उनके बारे में मैं अभी बता देता हूँ। जैसे हिंदी मीडियम में काफ़ी ये समस्या रहती है कि जो मटेरियल है, वो उपलब्ध नहीं रहता। फिर काफ़ी सारे जो टॉपिक है, उनके ऊपर मटेरियल नहीं होता। तो इस केस में हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो आजकल जो गूगल ट्रांसलेट है, उसको काफ़ी अच्छे से हिंदी में कर देता है। इसलिए आप वो जो इंग्लिश वाले है उसको कॉपी कर लो और उसको गूगल ट्रांसलेट में डालो, तो फिर वो कॉपी पेस्ट करोगे तो वो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में मुझे ट्रांसलेट कर दे देगा। तो ऐसे ही मैंने अपने सारे नोट्स लगभग बनाए थे। मैं इंग्लिश का देखता था, इंग्लिश को मैंने कॉपी किया, उसको मैंने गूगल ट्रांसलेट में डाला, गूगल ट्रांसलेट ने उसका हिंदी किया, मैंने हिंदी को कॉपी से करके अपनी फाइल में फिर पेस्ट कर लिया। तो ऐसे आप कुछ इनोवेटिव तरीके अपना सकते हो। कुछ तरीके जैसे आपने कहीं भी कुछ न्यूज़ पढ़ी और वो आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके आप अलग-अलग फिर फ़ोल्डर बना सकती हो। क्योंकि फिर अगर आपने स्क्रीनशॉट एक बार ले लिया तो फिर उसको आप 2-3 बार देखोगे तो वो न्यूज़ आपको बिल्कुल याद रह जाएगी। कुछ इसमें आप ऐसा कर सकते हो, जैसे नेशनल पार्क है या फिर यूनेस्को की जो साइट है, उनके नाम काफ़ी बार हम भूल जाते हैं। तो स्टेट वाइज़ उनका लिस्ट ल देख लो और उन्हें फ़ोन के वॉलपेपर पे हम लगा सकते हैं। जैसे मैं ये करता था कि जो नेशनल पार्क थे, उनकी लिस्ट डाउनलोड की, त्रिपुरा की डाउनलोड की, मेघालय की डाउनलोड की, अलग-अलग स्टेट की डाउनलोड की और उनको अपने जो वॉलपेपर था, उस पे लगाते रहता था। तो इसलिए दिन में अगर मैं 3-4 बार उनको देख लिया, तो वो मुझे याद रह जाती थी फिर कि कौन-सी स्टेट में किस टाइप के नेशनल पार्क है, कि कौन-सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी में लगातार पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने जो ग्रुप स्टडी है, उसका भी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि जो 2021 का जो एग्ज़ाम था मेंस, उसमें 2-3 लोगों का ग्रुप था। ग्रुप भी एक ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हो और वो भी उनका भी नॉलेज लगभग आपके बराबर हो, जहाँ से आपको कुछ मदद मिले, बाकी उसका कुछ नुकसान ना हो। उस केस में आप यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके ऊपर कभी-कभी डिस्कशन कर सकते हैं कि इसमें नया क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, नई कौन-सी कमिटी के रिकमेंडेशन है, एग्ज़ाम्पल है। ये सारी चीज़ आप उसमें कर सकते हो। बाकी तो फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, तो उनको मैं ले सकता हूँ। अभी जो कुछ कमेंट आए हैं उनको एक बार पढ़ के। एक क्वेश्चन था कि जो मेंस आंसर राइटिंग है, उसमें हमें कंटिन्यूटी कैसे बना के रखें? तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आंसर राइटिंग एक दिन करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते या फिर 1 वीक कर लेते हैं, अगली वीक नहीं कर पाते। तो इसमें जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो हमने 2-3 लोगों का ग्रुप बना लिया था। तो फिर ये लगभग रोज़ हो गया था कि हम दोनों 2 या तो 3 लोग थे, वो डेली आंसर लिखते थे फिर।
फिर एक तरीके से वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी यार, अगर मैं आज आंसर लिख के नहीं लेके गया लिखा और उसने आंसर लिखा है, तो फिर एक तरीके से बेइज्जती टाइप की फ़ील होती थी कि उस उन्होंने आंसर लिख लिया, मैंने आंसर नहीं लिखा। तो इस प्रकार से आप भी कुछ कर सकते हो कि जिससे कि जो डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, वो आपकी लगातार बना बनी रहे। एक का क्वेश्चन था कि स्प्री के लिए क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है? तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो स्मार्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के बारे में बोलते हैं कि सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है जो अंडर द सन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी की जो कुछ-कुछ बुक है, उन्हीं बुकों को आपको पढ़ना है, बार-बार उनको पढ़ना है। यूपीएससी का आप सिलेबस देखें, यूपीएससी के पीवाईक्यू देखें, तो इन सारी चीज़ों को आप देख के अगर आपकी तैयारी करोगे तो जो एग्ज़ाम है उसको क्वालीफ़ाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैं पहले इन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था। पीवाईक्यू है, यूपीएससी ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, कि यूपीएससी क्या पूछती है। बस ये था कि आप बुक पढ़ते चले जाओ, बुक पढ़ते चले जाओ। आपने एक बुक को खत्म कर दिया, फिर पता चला कि इस बुक का कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था। तो आप यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, तो उनके ऊपर आप फ़ोकस करें। मेरा टेलीग्राम पे अभी मैंने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, अगर बनाऊँगा तो मैं फिर आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको आप वो कर सकते हो फ़ॉलो। गगन गगन सिंह मीणा के नाम से आप सर्च करोगे तो वो फिर मेरा ही आएगा। एक क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद किस टाइप का फ़ील होता है? तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीलिंग होती है, क्योंकि एग्ज़ाम पास होने के बाद जो हमारी जो लाइफ़ है, लोगों का नज़रिया है, वो सब कुछ लगभग चेंज हो जाता है। एग्ज़ाम से पहले काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन है या फिर इधर-उधर के जो नेगेटिव थॉट है, वो काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम को एक बार पास कर लेते हो, तो आपके आस-पास जो एक पॉज़िटिविटी आपके अंदर आ जाती है, इसलिए आप एग्ज़ाम में अगर डिमोटिवेटेड होते हो, तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि सभी थोड़ा-थोड़ा डिमोटिवेटेड सभी होते हैं, क्योंकि सभी जब एग्ज़ाम रिज़ल्ट से पहले यही सोचते हैं कि यार लिस्ट में नाम आ जाए। इतना कोई श्योर नहीं होता है कि यार मैं टॉप कर जाऊँगा या फिर अच्छी रैंक आ जाएगी। हाँ, बस ये हमें पता लग सकता है कि लिस्ट में नाम आ जाएगा। मैं भी यही सोचता था कि मेरा एक बार लिस्ट में नाम आ जाए, बस लास्ट रैंक हो, बाकी कोई भी सर्विस मिले। हिंदी मीडियम के लिए कौन-सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? जैसे हिंदी मीडियम में आप दैनिक जागरण है या फिर जो जनसत्ता है, ये दोनों न्यूज़पेपर अच्छे हैं। इन दोनों को आप एक-एक बार पढ़ के देख लीजिए। इन दोनों में से आपको जिस भी न्यूज़पेपर की लैंग्वेज थोड़ी अच्छी लगे, उसको आप पढ़ सकते हो। सीसैट की स्ट्रैटेजी में बता ही दिया था कि सीसैट की एक तो मेरी इतनी समस्या नहीं थी, बाकी आप सीसैट में यूपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं उनको देखें। किस प्रकार का ट्रेंड अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें चल रहा है, उनको आप देखें और फिर उसके आधार पे आप पढ़ाई करें। बाकी सीसैट को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो फ्रेंड हैं कि उनके जनरल स्टडीज़ में 110-120 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन वो सीसैट की वजह से ही उनका जो प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन है वो क्वालीफाई नहीं हो पाया था। एनसीईआरटी कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं ये बता दिया था कि कौन-कौन सी बुक मैं एनसीईआरटी पढ़ा था, बाकी इसमें सबकी अलग-अलग राय होती है। काफ़ी सारे टॉपर्स हैं, वो सारी एनसीईआरटी लगभग पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ सेलेक्टिव एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जिनका कि एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें? तो ये हर ऑप्शनल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शनल का सिलेबस कितना बड़ा है। लेकिन इन जनरल देखिए तो ऑप्शनल में आप जो हमारा सिलेबस है, पहले वो सिलेबस तैयार करें। सिलेबस के साथ-साथ हम पे यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑप्शनल के, उनको भी देखते रहें, क्योंकि हर 2 या 3 साल के बाद जो ऑप्शनल में जो क्वेश्चन है, उनके रिपीट होने की काफ़ी अधिक संभावना रहती है। इसलिए हमारा ज़्यादा ध्यान यही होना चाहिए कि ऑप्शनल में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे से होने चाहिए और 1-2 बार उनको पढ़ने से नहीं, बल्कि उनको हम एज़ ए प्रैक्टिस के रूप में लिख कर उनकी प्रैक्टिस करें। हिंदी मीडियम में मैथमेटिक्स का ऑप्शनल नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आप जैसे मेरे केस में था कि मैंने जनरल स्टडीज़ की जो पेपर थे, वो हिंदी मीडियम में लिखे थे और जो ऑप्शनल का पेपर था, वो मैंने इंग्लिश में लिखा था। यूपीएससी अभी हमें ऐसा ऑप्शन देती है कि हमें जनरल स्टडीज़ को हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं और जो ऑप्शनल है उसको दूसरे मीडियम में लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपना ऑप्शनल मीडियम इंग्लिश में लिखा था। तो ये अभी ये ऑप्शन अवेलेबल है, पहले ऐसे ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे कि अब आप
आपके जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल के लिए अलग-अलग मीडियम रख सकते हो। आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज़ नेसेसरी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ आपके लिए नेसेसरी है। लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ से हमें एक विदिन टाइम फ्रेम में हम आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे में हमें 20 क्वेश्चन लिखने हैं, तो हमारी स्पीड किस टाइप से हमें मेंटेन करनी है, वो एक चीज़ मिल जाती है। कुछ हमें सजेशन मिल जाते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें किस प्रकार से लिखने की ज़रूरत है। बाकी जब 2020 19 और 20 में मैं टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया था, 21 में मैं कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं किया था, बस मैं रूम पे बैठ के ही यहीं पे पेपर लिख लिया था। तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करोगे तभी आपका होगा और टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं करोगे तो नहीं होगा। बाकी जो टेस्ट सीरीज़ से हमारी जो लिखने की शैली है, उसमें सुधार होता है। एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएँ? एनसीईआरटी के नोट्स बना सकते हो आप अगर आपको लगता है, लेकिन नोट्स बनाने से पहले आप उसको 3 से 4 बार पढ़ लो और उसके बाद ही आप नोट्स बनाओ, तभी नोट्स बनाने का कुछ फ़ायदा है। बाकी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो या फिर आपने 1 या 2 बार पढ़ी है, तो आपको लगभग उस एनसीईआरटी की बुक में जितनी भी चीज़ दी हुई है, वो लगभग आपको सारी चीज़ इम्पोर्टेंट लगेगी। इसलिए उसको 3-4 बार पहले पढ़ लो और 3-4 बार पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें से मुझे कुछ चीज़ ऐसी है कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है या फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तो आप नोट्स बना सकते हो। तो उस केस में जो आपके जो नोट्स होंगे, वो भी शॉर्ट में रहेंगे और फिर आपके लिए वो नोट्स रहेंगे। आपको नोट्स किसी दूसरे लोगों के लिए नहीं बनाने, केवल आपके लिए बनाने हैं कि आपके लिए उन नोट्सों से कितनी हेल्प हो सकती है। खाना-पीना कैसे मैनेज करें? बहुत टाइम कंज़्यूम हो जाता है। हाँ, तो ये तो होता ही है, जैसे आप इसके लिए कुक लगवा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इतना कॉस्टली भी नहीं होता। दिल्ली में कुक काफ़ी अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि खाना बनाना या फिर दूसरी सारी एक्टिविटी में अगर ज़्यादा हमारा टाइम खराब हो रहा है, तो आप कुक लगवा सकते हो और कुक से आप खाना बनवा सकते हो। हाउ टू डील विथ एनवायरनमेंट। हाँ, आज मैं जब जब से यूपीएससी और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, उनका एग्ज़ाम एक साथ होने लगा, तब से एनवायरनमेंट का काफ़ी ज़्यादा वेटेज बढ़ गया है। एनवायरनमेंट के लिए आप सबसे पहले तो बेसिक बुक पढ़ सकते हो। जैसे बेसिक बुक में आप एनवायरनमेंट की जो भी टर्मिनोलॉजी है, वो सारी चीज़ हो गई। उसके अलावा एनवायरनमेंट की जो लेटेस्ट ट्रीटी है या फिर लेटेस्ट कुछ नेशनल पार्क या टाइगर रिज़र्व है, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में ही आती है। तो इन सारी चीज़ों से आप अपडेट रहो। तो इसमें बस एनवायरनमेंट को डील करने का यही एक तरीका है कि आप पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी एनवायरनमेंट की, उनके बारे में आपको पता हो और उसके अलावा आप उन सारी चीज़ों को करंट से अपडेट कर दें। एक किसी ने पूछा था कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्या? जैसे ज्योग्राफी में मैं 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ा था, लेकिन अगर हम 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हमें लगता है कि 11वीं और 12वीं की हमें समझ में नहीं आ रही, तो फिर हम 9वीं और 10वीं की पढ़ सकते हैं। लेकिन 6 से और 6, 7, 8 की इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें काफ़ी बेसिक रहता है और वो बेसिक बाद में 9th, 10th और 11th, 12th में फिर से रिपीट हो जाता है। इसलिए हमें 6 से 12 तक पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11वीं, 12वीं की काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। और ये भी सारे सब्जेक्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में हम 6 से 12 पढ़ने लग गए, तो फिर हमारे पास मटेरियल ही इतना हो जाएगा पढ़ने के लिए, तो फिर क्या पढ़े, क्या छोड़े, उस टाइप की समस्या हो जाएगी। इसलिए अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी भी है किसी सब्जेक्ट की, तो आप 11वीं 12वीं तक ही अपने को सीमित कर लीजिए। आर्ट एंड कल्चर को कैसे कवर करें? नितिन संघानिया बुक पढ़ना मैंडेटरी है। ऐसा तो कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नितिन संघानिया बुक काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी भी वो बुक है, काफ़ी सारे पेज हैं, लेकिन पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो उसमें एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछते हैं, पेंटिंग से पूछते हैं और जो रिलीजियस है, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए जो नितिन संघानिया बुक है, उसको पूरी मत पढ़ो। उसमें से जो कुछ-कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है और हम पढ़ेंगे, तो ये नितिन संघानिया बुक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। जो आर्ट एंड कल्चर है, उसमें एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ आर्ट या आर्किटेक्चर को हम पढ़ते हैं, तो उसको हम गूगल पे एक बार सर्च करके देख लें कि वो दिखता कैसी है। कोई पेंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर कोई आर्किटेक्चर है, टेम्पल है, इन सब के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, तो उसका एक बार हम पिक्चर देख लेंगे, तो वो माइंड में ज़्यादा याद रहती है। तो ऐसे पढ़ते-पढ़ते हम उनको एक बार गूगल पे सर्च करके देख लें किस टाइप की ये दिखती है, तो उससे जो हमारी जो रिटेंशन पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ज्योग्राफ़ी के इम्पोर्टेंट टॉपिक बाकी ज्योग्राफ़ी में ऐसे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो मेंस के लिए तो यूपीएससी ने जो सिलेबस में दिया हुआ है, वो उसको अच्छे से तैयार कर लो। बाकी जो प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफ़ी में
कुछ ऐसी चीज़ होती है जहाँ से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछती है। जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी के रहते हैं, रिवर के क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं, डेज़र्ट के क्वेश्चन रहते हैं। तो इन सारी चीज़ को आप कर सकते हो। बाकी जो स्किप करना है, जैसे 12th की एनसीईआरटी में ह्यूमन ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन है, इस टाइप की चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो। और ये इनका पता आप जब यूपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं, उनको देखोगे तो ये अपने आप आपको पता लगने लग जाएगा कि कौन-सी चीज़ हमें छोड़नी है और कौन-सी चीज़ हमें पढ़नी है। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें, तो मैं ये बता चुका हूँ कि आंसर राइटिंग हमें कब करनी चाहिए, क्योंकि आप पहले दिन से आंसर नहीं लिख सकते। जब आपके पास लगभग आप 2 या 3 महीने पढ़ चुके हो, तो उसके बाद आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। बाकी आपने अगर तैयारी अभी स्टार्ट की है, तो आप उस टाइम में यूपीएससी के क्वेश्चन पीवाईक्यू है, वो क्वेश्चन देखते रहो कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, या फिर हम जो पढ़ रहे हैं, उनसे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इंटरव्यू के दौरान इंग्लिश भाषा का कितना महत्व है? यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है, वो सभी लैंग्वेजों में होता है, इसलिए आप कोई सी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में बोलनी है, तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो। बाकी मीडियम का कुछ इतनी दिक्कत नहीं होती है, वो भी हिंदी, इंग्लिश में मिक्स पूछ सकते हो, मिक्स आंसर दे सकते हो। इतना इसमें कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। था कि हिंदी और इंग्लिश वो दोनों प्रॉपर नहीं बोल पाता, और इंग्लिश, हाँ, हिंदी और इंग्लिश आप मिक्स करके बोल सकते हो। वो भी उनके क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो टेक्निकल टर्म होती है, उनकी हिंदी ज़्यादा काफ़ी कठिन रहती है, इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बोल सकते हो। एक क्वेश्चन था कि यूपीएससी की जर्नी में आपने कौन-कौन सी मिस्टेक की है, जिसकी वजह से आपने यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर नहीं करे? मैं काफ़ी सारी जैसे मिस्टेक किया, जैसे पहली मैं यूपीएससी के सिलेबस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। मैं सिलेबस 2 अटेम्प्ट तक सिलेबस नहीं देखा था, कि 2 मेंस लिख लिया था, लेकिन मुझे सिलेबस के मेरे नोट्स तैयार नहीं थे। तो एक आप ये गलती मत करो कि सिलेबस आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। सिलेबस में यूपीएससी ने जो-जो टॉपिक लिखे हुए हैं, उन्हीं का आपके पास मटेरियल हो, या फिर उनके सारे नोट्स हो। उसके अलावा जैसे आप आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग आप डेली बेसिस पे करो। डेली बेसिस पे नहीं होती, तो वीकली या फिर वीक में 4-5 दिन आप डेली बेसिस पे करो। तो सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि मैं सिलेबस को मिस कर रहा था। पढ़ मैं काफ़ी चीज़ें रहा था कि ये बुक भी पढ़ ली, ये बुक भी पढ़ ली, लेकिन वो सारी चीज़ पढ़ नहीं रहा था जो यूपीएससी के सिलेबस में दी हुई है। और फिर जैसे किसी ने बोल दिया कि आपको कुरुक्षेत्र पढ़ना है, योजना पढ़ना, तो वो भी मैं पढ़ने लग गया फिर। ये नहीं देखा कि इसमें कितना याद रखना। किसी ने बोला कि राज्यसभा टीवी देखना है, लोकसभा टीवी देखना है, तो वो भी सब देखने लग गया था। आपको कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, तो पहले ये देखो कि आप आज पढ़ रहे हो, तो एग्ज़ाम में कितना याद रहेगा। उसके हिसाब से आप अगर पढ़ाई करोगे, तो फिर आपकी सारी चीज़ अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मान लो आपने आज राज्यसभा टीवी देखा और आज से 4-5 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो उतना कुछ ध्यान नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ हम जो एग्ज़ाम की जो प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, उसमें हम देख सकते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाए। बाकी इनको लगातार ना देखें, तो वही एक अच्छा होगा। बस ये हम ध्यान रखें कि हम जो पढ़ रहे हैं, वो एग्ज़ाम में काम का है या फिर नहीं है। तो कॉस्ट बेनिफिट के आधार पे हम करें, तो एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में भी पास कर सकते हैं। प्रीलिम कितना टाइम पहले स्टार्ट करना चाहिए? तो ये अगर एक बार भी प्रीलिम नहीं हुआ है, और उनको प्रीलिम के अंदर डाउट लगता है, तो लगभग 4-5 महीने उनको प्रीलिम में दे देने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम में सबसे अधिक डरने की संभावना प्रीलिम में ही है। अगर आपका प्रीलिम भी पास नहीं होगा, तो फिर मेंस का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। जैसे मैं अपना पहली बार मेंस लिखा था, जो पहली बार एग्ज़ाम दिया था, तो मैं जनवरी उससे पहले एक बार लगभग मैं सारी बुक पढ़ चुका था, और जनवरी में मैं प्रीलिम का स्टार्ट कर दिया था। लगभग 5 महीने उस टाइम प्रीलिम्स का ही पढ़ा था। प्रीलिम्स के लिए आप बुक पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, फिर टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करो, तो ऐसे आप 40-50 पेपर अगर प्रीलिम्स के लगा लोगे, डेली बेसिस पे आपका माइंडसेट इस प्रकार का होना चाहिए कि आपका कभी भी मन करे, आप 10 पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू खोल के बैठ गए और उनको आपने सॉल्व कर लिया। कितने साल के पीवाईक्यू सफिशिएंट है? वैसे तो प्रीलिम्स के लिए आप जितना कर सके उतना ही अच्छा है, लेकिन मेंस में आप 2013 के बाद कर सकते हो। 2013 में यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था, तो तब तब से लगभग जो 7-8 साल के पेपर हैं, वो उनमें काफ़ी अच्छा कंटेंट और काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाता है। बाकी 2013 के बाद तो करना ज़रूरी है, और उसके बाद भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन था कि 21 साल के वो जुलाई में कंप्लीट होंगे, तो वो क्या प्रीलिम के लिए एलिजिबल है क्या? हाँ, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, क्योंकि यूपीएससी की जो कट ऑफ रहती है, वो 1 जनवरी रहती है। तो 1 जनवरी को 1 जनवरी 2000 जो नेक्स्ट प्रीलिम दो 2023 में होगा,
उसमें आप 1 जनवरी 2023 को अगर 21 साल के हैं, तो आप प्रीलिम एग्ज़ाम लिख सकते हो। करंट अफ़ेयर की मंथली मैगज़ीन पढ़नी है, मेन 365 पढ़ना है, तो इसमें आप जो जैसे करंट अफ़ेयर की जो मैगज़ीन आती है, पहले आप मंथली बेसिस पे उनको पढ़ लोगे, तो एक बार आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ पढ़नी है, क्या-क्या सारी चीज़ उसमें थे क न्यूज़ में थे। उसके अलावा जैसे ही एग्ज़ाम आती है, तो उसके टाइम पे आप 365 पढ़ सकते हो। अगर आपने जो मंथली मैगज़ीन ही अच्छे से पढ़ रखी है, तो 365 जो आती है, वो उतने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही 365 में जो मेंस की मंथली मैगज़ीन में रहता है, वही सारे इन चीज़ों में रहता है। बस काफ़ी समय हो गया है, आप सबने मुझे सुना इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही जो यूपीएससी टाइम्स है, उसका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया कि मैं आप सबसे इंटरेक्शन कर सकूँ। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी इस प्रकार की क्वेरी हो, तो आप मुझे अपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल या फिर मुझे फ़ेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो सारे क्वेश्चन हैं, उनका जवाब अच्छे से दे सकूँ। थैंक यू।